ओके बेटा, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, लास्ट जो हमने पहली क्लास में जो बात की थी, कंपनी लॉ में जो हमने पहली क्लास में बात की थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि सर यहाँ पर कंपनी एक अलग चीज़ है और इसके ऑनर्स एक अलग चीज़ है। यानी कंपनी और ऑनर जो है इसे कहा जाता है सर, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत कायम किया गया है। हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में। फ़र्क क्या होता है सर? सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ऑनर होता है, जबकि पार्टनरशिप के अंदर 2 कम से कम होंगे और 20 जो है वो मैक्सिमम होंगे। कंपनी के अंदर एक ऑनर भी हो सकता है, जिसे हम स्मॉल सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं, एसएमसी कंपनी कहते हैं। ठीक है, फिर जो है वो मैंने आपको बताया था कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर का जो नाम होता है वो सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप में जो ऑनर का नाम होता है वो पार्टनर होता है, और कंपनी में जो ऑनर का नाम होता है वो शेयर होल्डर या मेंबर होता है। तो इस तरह के हमने डिफरेंसेस पे बात की थी। फिर मैंने कहा था कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो वर्ड यूज होता है, जो ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए वर्ड यूज होता है कैपिटल। पार्टनरशिप में भी वर्ड यूज होता है कैपिटल, लेकिन सर कंपनी के अंदर ये वर्ड यूज होता है शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को एक और बात ये बताई थी कि सर हमारे पास जो सिंगल यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ थी कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए ही एप्लीकेबल है। अब जरा यहाँ पे सुन ले बेटा, एक चीज़ है, इसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। आज की नई बात है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। नहीं, ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया हमने ना कल से। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर छोटे छोटे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। सर यहाँ पर जो ऑनर है वो अलग है और जो मैनेजमेंट है वो अलग है। अब सर ये ऑनर कौन होता है? यहाँ पर जो ऑनर है वो है आपका शेयर होल्डर या आपका मेंबर। और सर ये जो मैनेजमेंट है ये आपके डायरेक्टर लेवल के लोग हैं। सर तो क्या ये दोनों लोग अलग अलग होते हैं? यानी जो ऑनर होता है वो मैनेज नहीं कर रहा होता? जरा समझते हैं इस बात को। देखिए, फर्ज कर ले हमारे पास ऑनर कौन बन जाएगा? हर वो बंदा ऑनर बन सकता है जिसके पास पैसे हैं शेयर्स खरीदने के लिए, हाँ या ना? कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या कि ये बंदा खरीद सकता है, ये बंदा नहीं खरीद सकता? कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिस बंदे के पास पैसे हैं सर, कोई प्री क्वालिफिकेशन, कोई प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जिसके पास पैसे पड़े हुए वो आए और शेयर्स खरीद ले। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर एक बंदा है डॉक्टर, सर क्या डॉक्टर शेयर्स खरीद सकता है? खरीद सकता है, लेकिन क्या वो कंपनी की मैनेजमेंट चला सकता है? उसको समझ ही नहीं आएगी, हाँ या ना? सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक मैकेनिक है, सर मैकेनिक शेयर्स खरीद सकता है? खरीद सकता है, लेकिन सर क्या ये कंपनी की मैनेजमेंट चला सकता है? बिल्कुल नहीं चला सकता। इसी तरह सर मल्टीपल लोग हैं, प्लम्बर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी है। इट मींस सर ये लोग कंपनी की मैनेजमेंट नहीं चला सकते, लेकिन सर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी की मैनेजमेंट चला सकता है, हाँ या ना? तो सर क्या जरूरी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे उस कंपनी की मैनेजमेंट भी चलाए? जरूरी नहीं है। वो कोई और काम कर रहा होगा, वो कोई अपना बिजनेस कर रहा होगा, लेकिन उसके पास पैसे हैं, उसने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब जब उसने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं तो सर अब जरूरी नहीं है कि ये तमाम शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट का काम भी करें। तो इसका मतलब कि सर इन शेयर होल्डर्स के पैसों पर, इन शेयर होल्डर्स के पैसों को मैनेज करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। और ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं? ये डायरेक्टर्स एक्चुअली काम करते हैं किसके लिए? बेस्ट इंटरेस्ट में। किसके लिए काम करते हैं? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ
कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स के और कंपनी के बेहतरीन तर मफाद में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग काम करेंगे। सही है। अब मेरा आपसे एक सवाल, सर ये जो डायरेक्टर है, इस डायरेक्टर को क्या मिलता होगा? इस डायरेक्टर को मिलती होगी रेम्यूनरेशन। अब इसकी रेम्यूनरेशन किस सेंस में होगी? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कंसिडरेशन। सर रेम्यूनरेशन मींस के अज्यूमिंग कि आपको कोई सैलरी मिल रही है, आपको बोनस मिल रही है, आपको आपकी सर्विस के बदले में जो भी कुछ मिल रहा है, दैट इज रेम्यूनरेशन। तो सर डायरेक्टर को क्या मिल रहा होगा? सैलरी मिल रही होगी, ऐसा ही है। लेकिन सर यही डायरेक्टर बनने के लिए आपको जरूरी है कि आप शेयर होल्डर भी हो। इसकी एक एक्सेप्शन है, वो जब डायरेक्टर के चैप्टर में जाएंगे तब बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। शेयर होल्डर जो है सर, यही शेयर होल्डर उठकर डायरेक्टर बनेगा। अब आप पूछेंगे क्यों? सवाल क्या है, क्यों? द रीजन बीइंग, सर इस वजह से ये शेयर होल्डर डायरेक्टर बनता है, इसकी एक वजह है। इसकी एक वजह यह है कि जब मेरा पैसा लगा हुआ होगा तो मेरा डिसीजन बिल्कुल अलग होगा, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट शामिल हो जाएगा। अब मैं डिसीजन ऐसे ही नहीं ले रहा हूंगा, क्योंकि जब मेरा पैसा लगा होगा तो मेरा डिसीजन बहुत ही एक्यूरेसी के साथ होगा, इफेक्टिव होगा, प्रोडक्टिव होगा। इस वजह से सर कहा जाता है कि डायरेक्टर बनने के लिए आपका शेयर होल्डर होना भी जरूरी है। यानी कि डायरेक्टर्स क्या होंगे? शेयर होल्डर्स भी होंगे। तो यानी कि इन शेयर होल्डर में से ही एक बंदा निकल के क्या बन रहा होगा? एक बंदा निकल के डायरेक्टर बन रहा होगा। आ रही है? बस एक नहीं, जो हमारे पास एक पूरी लिस्ट होगी, हम डायरेक्टर्स के चैप्टर में जाएंगे, वहां बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी। तो इसका मतलब सर डायरेक्टर को सैलरी मिलती होगी, लेकिन सर यही डायरेक्टर अगर शेयर होल्डर की कैपेसिटी में होगा तो सर इसको अब डिविडेंड भी मिल रहा होगा, हाँ है ना? इसी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन में सैलरी भी मिल रही होगी और इस शेयर होल्डर के तौर पे इसको डिविडेंड भी मिल रहा होगा। सर अगर कोई भी आपसे सिनेरियो में ये कह दिया जाए कि एक डायरेक्टर को डिविडेंड मिल रहा है, अगर आपसे सिनेरियो में ये कह दिया जाए कि डायरेक्टर को क्या मिल रहा है? डिविडेंड, तो इसका मतलब कि सर डायरेक्टर को डायरेक्टर की पोजीशन में या इस स्टेटस में नहीं मिल रहा डिविडेंड। इसको डिविडेंड किस कैपेसिटी में मिल रहा है? इसके शेयर होल्डर होने की कैपेसिटी में डिविडेंड मिल रहा है। बात समझ आ रही है? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर एक शेयर होल्डर को सैलरी मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे कि वो शेयर होल्डर कंपनी का एम्प्लॉय भी होगा। सर इसका मतलब क्या सर मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं एक ही बंदे के? एक ही शख्स के क्या सर मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। यानी कि सर आप किसी के चचा भी हो सकते हैं, किसी के मामू भी हो सकते हैं, किसी के खालू भी हो सकते हैं, किसी के भाई भी हो सकते हैं, किसी के शौहर भी हो सकते हैं, किसी की बीवी भी, कुछ भी हो सकते हैं ना यार। इसका मतलब कि आपके क्या है? आपके मल्टीपल रोल्स हैं। तो इसका मतलब कि सर क्या एक डायरेक्टर के मल्टीपल रोल नहीं होंगे? यानी ये बंदा डायरेक्टर भी होगा और ये बंदा शेयर होल्डर भी होगा। तो इसको शेयर होल्डर की कैपेसिटी में डिविडेंड मिल रहा होगा, डायरेक्टर की कैपेसिटी में इसको सैलरी मिल रही होगी। ऐसा ही है सर। ये डिविडेंड का मतलब क्या है? डिविडेंड का मतलब है शेयर होल्डर्स अपना पैसा उठा के देते हैं कंपनी को। शेयर होल्डर्स अपना पैसा उठा के दे रहे हैं किसे? कंपनी को। सर कंपनी इनके पैसों से करती क्या है? कंपनी इनके पैसों से अपने चीजों को ग्रो करती है, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाती है। सर इसका मतलब कि जब कंपनी इनके पैसों से चल रही होगी, जब भी कभी सर कंपनी इनके पैसों से चलेगी तो ऑब्वियस बात है कंपनी की सर ग्रोथ होगी, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, सर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जब ये सारी की सारी चीजें हो रही होंगी,
सर किसके पैसों से हो रही हैं? शेयर होल्डर्स के पैसों पे। जब ये सारी चीजें होंगी तो सर अब हम जो आपके पैसों पे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट्स हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो प्रॉफिट हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो प्रॉफिट जो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। यानी आपके पैसों से जो हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं, वो प्रॉफिट्स पे आपका हक बनता है। तो वो प्रॉफिट्स हम क्या करेंगे? आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो प्रॉफिट जो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। अरे बात समझ? यानी कि सर कंपनी को जब भी कभी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट पे हक किसका बनेगा? शेयर होल्डर्स का, क्योंकि शेयर होल्डर्स ऑनर है। सर ऑनर क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लिखें अब इतनी सी बात, समझ आ रही है बेटा? तो बेटा डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड्स आर दी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड्स क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट जो हम आपके साथ क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम आपके साथ बांटेंगे। बांटेंगे क्यों? क्योंकि सर आपने हमें पैसा दिया है, आपके पैसों से हमने ग्रो किया है, आपके पैसों से हमारी सेल्स बढ़ी, आपके पैसों से हमारा प्रॉफिट बढ़ा। जब सारी चीजें आपके पैसों से हुई तो उसमें आपको क्या हो जाना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन हो जानी चाहिए। मालिकाना हक है वैसे भी, ठीक है ना? तो प्रॉफिट पे इनका हक बनता है। अब सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, समझ आती है बात कि मैनेजमेंट अलग है और ऑनरशिप अलग है। तो अगर आपका एग्जामिनर आपको सिनेरियो में ये कह रहा हो कि सर यहाँ पर जो डायरेक्टर है उसको हमने डिविडेंड दिया है, तो आप क्या समझ जाएंगे इसको किस कैपेसिटी में डिविडेंड मिला है? शेयर होल्डर की कैपेसिटी में। अगर यहाँ पे लिखा हो कि डायरेक्टर को मिला डिविडेंड, तो आप क्या समझेंगे इसे किस कैपेसिटी में? शेयर होल्डर्स कैपेसिटी। और अगर कोई कहे कि सर शेयर होल्डर को हमने सैलरी दी है, इसका मतलब इसको हमने मैनेजमेंट की कैपेसिटी में इसे हमने सैलरी दी हुई है। आगे बात समझ? अब जरा देखिएगा सर, अब सवाल यह है कि ये शेयर्स क्या है? शेयर्स का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, एक होता है शेयर्स और एक होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है? वो बंदा जिसने शेयर्स को एक्वायर किया है, जिसने शेयर्स को खरीदा है, वो शख्स कौन कहलाता है? शेयर होल्डर। यानी जिसने शेयर्स होल्ड किए हैं। सर यानी कि ये क्या है? बल्ब होल्डर। बल्ब होल्डर क्यों है? क्योंकि इसने बल्ब को होल्ड किया हुआ है। सर अगर मैंने शेयर्स को होल्ड किया हुआ है तो मैं कौन कहलाऊंगा? शेयर होल्डर। तो सर इसका मतलब ये वो शख्स होता है जिसने शेयर्स क्या किए होते हैं? खरीदे होते हैं। जिसने शेयर्स को होल्ड किया होता है वो बंदा आपका कहलाता है शेयर होल्डर। अब सर शेयर होल्डर जो है उसको ऑनर क्यों कहते हैं? सवाल यह है कि सर शेयर होल्डर को हम ऑनर क्यों कहते हैं? शेयर होल्डर ऑनर क्यों है? क्योंकि भैया कंपनी के पास पैसा नहीं था, कंपनी को चलाने के लिए, उसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए पैसा दिया किसने? इस शेयर होल्डर ने। तो इसका मतलब जब आपको इन्होंने पैसा दिया तो सर क्या ये ऑनर नहीं हुए? समझते हैं एक मिनट। आपकी एक शॉप है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई भी है कोई 5 लाख रुपए की। अब मैंने आपसे कहा कि यार आपका बिजनेस तो बहुत जबरदस्त है, इसका स्कोप बहुत जबरदस्त है, तो आपने क्यों अब तक सिर्फ 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है? आपने मुझसे कहा सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है इससे ज्यादा। मैंने आपसे कहा कि अगर इसके अंदर मैं पैसे मिला दूं, आपने कहा बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने भी आपके बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए मिला दिए, मतलब 5 लाख आपने इन्वेस्ट किए हुए थे, 5 लाख मैंने मिला दिए, टोटल कितने हो गए? 10 लाख। जब 10 लाख रुपए हो गए, क्या अब आपकी सेल्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी?
आपके बिजनेस के ऑपरेशंस बढ़ेंगे या नहीं? तो इसका मतलब सर आपके बिजनेस के ऑपरेशंस पहले एक लिमिटेड उसमें थे, अब आपके बिजनेस के ऑपरेशंस क्या हो गए? ज्यादा। जब आपके बिजनेस के ऑपरेशंस ज्यादा हो जाएंगे तो क्या आप मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे अपने प्रॉफिट को? ऑब्वियस बात है, आप अपने प्रॉफिट को मेरे साथ शेयर करेंगे। जब आप अपने प्रॉफिट को मेरे साथ शेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर अब ये बिजनेस सिर्फ आपका नहीं है, अब ये बिजनेस मेरा भी है। तो इसी तरीके से सर हमने आपको, आपकी कंपनी को चलाने के लिए क्या किया है? आपको पैसे दिए। तो जब हम आपको पैसे देंगे तो सर इसका मतलब कि आपके पास पैसे नहीं थे, तो हम जब आपको पैसे देंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आप उसके बदले में हमें क्या दे रहे हैं? आप हमें ओनरशिप दे रहे हैं। जी हाँ, कंपनी आपने उसका शेयर बेच दिया है, उसका हिस्सा बेच दिया है। अब जरा सुनते हैं सर शेयर्स क्या है। फर्ज कर लें आप चले गए पिज्जा खाने के लिए पिज्जा हट में, ठीक है? आप पिज्जा हट चले गए। अब हम एक गरीब घर के बच्चे हैं, सही है? हम जब पिज्जा हट पहुंचे तो हमने पूछा यार ये इतना बड़ा पिज्जा था, हमने कहा यार ये कितने का है? इन्होंने कहा सर ये 10,000 रुपए का है। अब हमारी सैलरी ही 7,000 रुपए है, क्या हम कभी भी 10,000 रुपए का पिज्जा खरीदेंगे? कभी भी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं है हमारे पास, हम खरीद ही नहीं पाएंगे। तो अब आप सोचें, आप जब वहां पे गए तो आप अफसरदा नहीं हो जाएंगे कि यार मैं जिंदगी में कभी पिज्जा खा ही नहीं सकूंगा, यहां तो किसी से मांगना पड़ेगा, यहां तो कोई खिला दे तो एक अलग बात है, वरना मैं नहीं खा सकूंगा। तो आप अफसरदा होके जा रहे थे। जैसे ही आप बाहर निकले तो सर वहां पर पिज्जा हट का ऑनर आपको मिल गया, आपसे कह रहा है भाई आप इतना अफसरदा क्यों हैं? आप उनसे कह रहे हैं कि यार मुझे पिज्जा खाना था लेकिन मैं खा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी सैलरी 8,000 रुपए और पिज्जा है 10,000 रुपए का। तो उसने कहा कि आप एक काम करें, अगर मैं आपको इसके छोटे छोटे पीसेस कर दूं और मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके बेचना स्टार्ट कर दूं, जैसे कि आप कितने खरीद सकते हैं? आपने कहा यार मैं 500 रुपए तक का यहां पे इन्वेस्ट करके खरीद सकता हूं। इसने कहा कि अगर मैं इस पिज्जा के 20 हिस्से कर दूं, मैं कितने हिस्से कर दूं? मैं इसके 20 अगर हिस्से कर दूं तो फिर एक कितने का पड़ा? 500 रुपए का। 500 रुपए का। तो इसने इस तरीके से 20 हिस्से कर दिए। अब आपसे कहा कि सर अब आप भूखे नहीं रहेंगे, अब आपकी जो डिजायर है वो आपके दिल में नहीं रहेगी। आप एक काम करें, आप ये पिज्जा का एक पीस निकालें, 500 रुपए दें और अब आप इसको एंजॉय करें। अब आपको याद होगा कि यूनाइटेड किंग ने और बाकी लोगों ने और फिर कैलिफोर्निया ने एक एक स्लाइसेस बेचना स्टार्ट किया। क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा पिज्जा नहीं खा सकते हैं, जिनके घर में सिर्फ एक ही बंदा खाता है, बाकी कोई भी नहीं खाता, तो इसका एक ही बंदा रहता है। तो अब वो क्या करेगा इतने बड़े पिज्जा का? तो उन्होंने एक एक स्लाइसेस वाला वो बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि सर इनके पास खरीदने वालों की तादाद क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ज्यादा से ज्यादा लोग अब इनके पास खरीदने के लिए आ रहे थे। जब इनके पास खरीदने वालों की तादाद ज्यादा हो गई, इससे हुआ क्या सर? अब फिर इनका ये वाला सिस्टम पूरा चल गया, क्या यार ठीक है अब ऐसे बेचेंगे। इसी तरह अब समझे एक कंपनी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी मैं देखता हूं, मैं कहता हूं यार ऐसी कंपनी मैं तो कभी भी नहीं खरीद सकूंगा, मैं कब इस कंपनी का ऑनर बनूंगा, क्योंकि हमारी सैलरी हजारों में और वो कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो मैंने कहा यार हम तो कभी भी कंपनी को खरीद ही नहीं सकेंगे, हम तो कभी भी कंपनी के ऑनर बन ही नहीं सकेंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम कंपनी की ऑनरशिप के छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं। जब हम कंपनी की ऑनरशिप के छोटे छोटे हिस्से कर देंगे तो सर इन हिस्सों से क्या होगा कि अब आप एक एक हिस्सा चाहो तो खरीदते जाओ।
सर मेरे पास पैसे हैं 3 हिस्से खरीदने के, आप 3 खरीद लो। सर मेरे पास 4 हिस्से खरीदने के हैं, आप 4 हिस्से खरीद लो। 5 हिस्से, जितने आपके पास पैसे उतने हिसाब से खरीद लो। इसका मतलब कि अब हर शख्स क्या कर सकता है, कंपनी की ऑनरशिप हासिल कर सकता है। अगर सर ये एक साथ पूरी कंपनी इस तरह ऑनरशिप दे रहे होते हैं तो इसका मतलब इनके बायर्स क्या होते हैं, इनकी ऑनरशिप लेने वाले, एक्वायर करने वाले लोग क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कंपनी को हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और हिस्सों का हम नाम दे देते हैं शेयर्स। आगे बात समझ, कि हमारी कंपनी की जो ऑनरशिप है वो हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड की, और वो मुख्तलिफ हिस्से अब हम क्या करते जा रहे हैं, अब हम बेचते जा रहे हैं। आई बात समझ? लिखें अपने पास, सर मिनिमम एक शेयर की प्राइस क्या होती है? ज्यादातर जो कंपनीज हैं उनकी जो शेयर प्राइस होती है वो 10 रुपए होती है। ठीक है, ये जो 10 रुपए जो होती है सर, ये कंपनी की फेस वैल्यू कहलाती है। फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू, या फिर नॉमिनल वैल्यू। ठीक है जी, एक डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी है। कुछ एक्सेप्शन है, वो डायरेक्टर के चैप्टर में जाके बताऊंगा कि कब जो है वो एक डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं हो तब भी चलेगा। ईद के फौरन बाद क्या मतलब, मैंने तो अभी स्टार्ट कर दी है भाई क्लासेस, और ईद के बाद भी क्लासेस उसी तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी फौरन। ठीक है, सर ये शेयर्स जो इसने डिफरेंट डिवाइड किए हैं, ये क्या होते हैं, ये प्री अप्रूव्ड होते हैं। स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में आपने क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स आपकी कंपनी को क्या कर सकें, एक्वायर कर सकें, आपकी कंपनी को खरीद सकें। सही है, एक चीज तो ये क्या कही है आपने, स्मॉल यूनिट्स में, ताकि नंबर ऑफ लोगों को आप क्या कर सकें, इनवाइट कर सकते हो। एक दूसरा सर, ये प्री अप्रूव्ड होता है, ये सारी चीजें क्या होंगी, प्री अप्रूव्ड। अब सर ये अप्रूवल लेनी पड़ती होगी, इसका मतलब शेयर्स के हिस्सों की लेनी पड़ती होगी। सर ये सारी अप्रूवल कैसे होती है, देखिए सबसे पहले तो कंपनी बनाते वक्त, कंपनी बनाता कौन है, कंपनी के प्रोमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी बनाते हैं। कौन बनाता है, प्रोमोटर्स। कौन होते हैं, प्रोमोटर्स। कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, कंपनी के प्रोमोटर्स, वो जाते किसके पास हैं, वो जाते हैं रजिस्ट्रार के पास। किसके पास जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास क्यों जाते हैं सर, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। प्रोमोटर्स कहां जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास। क्यों जाते हैं, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। प्रोमोटर्स कौन है, जो कंपनी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो कंपनी का आइडिया लेकर आते हैं। जी, फाउंडर्स हो गए एक तरीके के। सबसे पहले डायरेक्टर्स यही लोग होते हैं। हाँ, ठीक है। सर इसका मतलब कि इसकी पार वैल्यू वगैरह कंपनी खुद डिसाइड करती है। ये सारी चीजें अप्रूव्ड करवानी पड़ती हैं आपको रजिस्ट्रार से। सर कितने शेयर्स आप मार्केट में इशू करेंगे, सर हमें क्या है, खाली छापना ही तो है।
छाप छाप के बेचते जाएं? नहीं, आपको पहले से परमिशन मिलती है जिसे आप ऑथराइज्ड शेयर्स के नाम से जानते हैं, हाँ या ना? सर इसका मतलब कि मुझे ये परमिशन किससे लेनी पड़ती है? मुझे ये परमिशन भी रजिस्ट्रार से मिल रही होती है, ठीक है? सर कैसे मिलती है? हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें वो अप्रूवल लेनी पड़ती है। सर वो डॉक्यूमेंट होते कौन से हैं? वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जिसमें इसकी परमिशन हो रही होती है। तो सर ये शेयर्स कितने हम पूरी जिंदगी में इशू कर सकते हैं? मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू करेंगे? सर इसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर्स, कि आप कितने शेयर्स इशू करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो ये मैं शेयर्स का ये जो बनाया है सर, ये पूरा क्या है? ये पूरा मेरा ऑथराइज्ड है। अब इस ऑथराइज्ड में से सर क्या जरूरी है सारा का सारा मैंने इशू कर दिया हो? नहीं, जरूरी नहीं है। सर फर्ज कर लें मैंने इसमें से यहां तक इशू कर चुका हूं, ये जो पूरा जो है ना, ये पूरा मैं क्या कर चुका हूं? ये मैंने इशू कर दिया है, ये मेरा इशूड है। ये पूरा मेरा क्या है? ये मेरा इशूड है। अरे बात समझ? तो इसका मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में से मैं क्या करता जाऊंगा? मैं इशू करता जाऊंगा। इसे मैं कहता हूं इशूड शेयर्स, कि इतने शेयर्स में ऑलरेडी क्या कर चुका हूं? मार्केट के अंदर इशू कर चुका हूं। ठीक है? तो एक है जिसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर्स। ऑथराइज्ड शेयर्स का मतलब क्या है? कि आपको परमिशन मिली हुई है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स आप क्या कर सकते हैं? आप इशू कर सकते हैं। और सर इशूड शेयर का मतलब क्या है? कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स में ऑलरेडी मार्केट में क्या कर चुका हूं? इशू कर चुका हूं। इसे हम कहते हैं इशूड शेयर्स। अब जरा एक और बात समझ लीजिएगा, ऑथराइज्ड शेयर्स और इशूड शेयर्स, सर ये दोनों सेम हो सकते हैं, यानी जितनी इजाजत है उतने ही मैं पूरे के पूरे क्या कर दूं? इशू कर दूं। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि इशूड ज्यादा हो जाए और ऑथराइज कम हो। नहीं समझे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इशूड ज्यादा हो और ऑथराइज कम हो। हमेशा सर ये सेम हो सकते हैं, वरना हमेशा इशूड शेयर्स कम होगा और ऑथराइज शेयर्स ज्यादा होगा। लिख लें अपने पास। क्या मतलब? हाँ ना, लेकिन हाँ आप फ्रॉड कर सकते हैं ना इस तरह, लेकिन हाँ एक एग्जांपल बताई थी मैंने आप लोगों को फ्रॉड में, कैप 4 में। तो बात समझ आ रही है? यहां पे इशूड शेयर्स और ऑथराइज्ड शेयर्स, इशूड आप उतने ही कर सकते हैं जितनी आपको इजाजत होगी, उससे ज्यादा आप इशू कभी भी नहीं कर सकते हैं। लिखते रहिएगा प्लीज। अच्छा बेटा, अगर ये लिख लिया तो इसके बाद एक चीज है, इसे हम कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? सर कंपनी कंटिन्यूटी में चलती जाएगी, कंपनी मरेगी नहीं। कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? एक कंपनी की एक कंटिन्यूटी होती है। कंपनी किसी के आने या किसी के जाने से कभी भी मरती नहीं है। कंपनी को लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये समझे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक बंदा है और वो एक मर जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगा बिजनेस। सर इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर से अगर 5 लोग हैं और 5 में से एक मर जाए या एक चला जाए या एक इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई भी XYZ चीज हो जाए, सर 4 पार्टनरशिप में रहेंगे तो, लेकिन क्या वो एग्रीमेंट रहेगा या बदल जाएगा?
जब एग्रीमेंट बदल गया तो ऑटोमेटिकली वो वाली पार्टनरशिप क्या हो गई, खत्म हो गई, कि नई पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। सर लेकिन यहां पर होता क्या है कि अगर आपने एक बार कंपनी बना दी, अब कंपनी लोगों के आने और लोगों के जाने से खत्म नहीं होती। अब आप ये सोचेंगे सर कंपनी क्यों नहीं खत्म होती लोगों के आने जाने से? इसकी वजह यह है कि सर एक चीज है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन जी, और एक है जिसे हम कहते हैं नेचुरल पर्सन। बात यह है कि सर नेचुरल पर्सन की तो डेथ हो सकती है, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल इनकी तो डेथ हो सकती है, यानी नेचुरल पर्सन मर सकता है, बट आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी नहीं मरेगा। आर्टिफिशियल पर्सन हमेशा रहता है। इसका मतलब कि लोगों के आने लोगों के जाने से किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये कौन है? ये है हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये जो आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, यहां पर सर इनकी लाइफ कितनी होती है? इनकी लाइफ लंबी होती है, क्योंकि ये ऐसे मरेंगे ही नहीं। अब फर्ज कर ले अगर यहां पर मैं आपसे ये कह दूं कि इनके जो शेयर होल्डर्स होंगे ना इस आर्टिफिशियल पर्सन के, सर ये मर जाएंगे, इनके जो डायरेक्टर्स होंगे वो आएंगे जाएंगे मर जाएंगे, यानी कि इनका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन इसकी वजह से कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आसान सी आपको एग्जांपल देता हूं, आपको अभी समझ आ जाएगा। आप लोगों ने जे डॉट का नाम सुना है? जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद साहब है, कंपनी है, यानी सर जो फाउंडर मेंबर भी हो ना वो भी चला जाए तब भी कंपनी को कुछ भी नहीं होता। केएफसी का ओनर चला गया, केएफसी है या नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब कि कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता, वो एक परपीचुअल सक्सेशन होती है, वो कंटिन्यूटी में चलती जाती है, वो लोगों के आने और लोगों के जाने से इसको किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल बताऊं? एक एग्जांपल कौन सी बताई है मैंने आपको? जे डॉट, केएफसी, नॉन पॉलिटिकल एग्जांपल, पीपल्स पार्टी। अब आप सोचें पीपल्स पार्टी एक ऐसा दरख्त है जो बना दिया, उगा दिया ना। अब जिसने लगाया था वो बंदा चला गया, भुट्टो। भुट्टो साहब के बाद नहीं, भुट्टो साहब के बाद फिर आई बेनजीर, बेनजीर चली गई, फिर बेनजीर साहिबा के बाद जरदारी, जरदारी साहब अभी साइड में, बिलावल। इसका मतलब कि सर कंपनी को, ये है कंपनी, इस कंपनी को लोगों के आने और जाने से किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट या इंपैक्ट नहीं पड़ता। लोग आते हैं लोग जाते हैं, कंपनी वहीं की वहीं स्टैंड करती है। भाई एक बात याद रख लें, मैंने एक मूवी देखी थी, वो मूवी पता नहीं कोई इंडियन मूवी थी, उसमें क्या करते हैं, उसमें एक दहशतगर्दी की कंपनी बनाते हैं। मतलब कंपनी इसलिए बनाते हैं कि अब जिसने बनाई वो मर जाए, वो रहे ना रहे, कंपनी अपनी शाखें निकालती जाएगी दरख्त की तरह और वो ग्रो करती जाएगी। आ रही है बात समझ? आपको अगर कंपनी को खत्म करना है तो आपको जमीन के अंदर से उसकी सारी शाखें खत्म करनी पड़ेंगी। हमारे घर के पास एक दरख्त था, लोगों ने क्या किया, लोगों ने वो दरख्त काटा, वो फिर से ग्रो कर गया, क्योंकि आपने तो जमीन के ऊपर से काटा है, जमीन के अंदर से थोड़ी काटा है। तो उन्होंने फिर जमीन के अंदर से उसको काटा, उसको पूरा जलाया, खत्म किया है। अरे बस, तो इसका मतलब कि सर आपकी एग्जाम्पल, कंपनी की एग्जाम्पल एक्चुअली आप समझ लें एक किस्म के दरख्त की है कि वो अपनी शाखें जमीन के अंदर तक बना देगा, तो वो कभी भी मरेगा
नहीं, कंपनी नहीं मरेगी, नेचुरल पर्सन मर जाएगा। यानी हम जैसे जो लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। डायरेक्टर्स, सर बेहतरीन किस्म का डायरेक्टर था, बेहतरीन किस्म का एक्चुअरी था, वो आया चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा चलती जाएगी। इसे हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। जी समझ आ रही है बात? लिख लें प्लीज इस बात को। इसको शेयर होल्डर से, डायरेक्टर्स के, एम्प्लॉइज के आने जाने, इनके मरने, इनके बैंकक्रप्ट होने से किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ आ रही है या नहीं? यानी कि सर ये वो चीजें हैं जिससे कंपनी चलती जाएगी और नेचुरल पर्सन मर जाएगा। तो इसी वजह से सर हमने कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया है ताकि लोगों के आने जाने से इस पे कोई इफेक्ट ना आ रहा हो। लेकिन अगर आप देखें बाकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर किसी के आने जाने मरने से इफेक्ट आ जाता है। कंपनी एक वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि सर जिसमें किसी के भी कुछ भी होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही है बात समझ? लेकिन एक और चीज याद रख लें सर, कंपनी हमेशा बदनाम हो सकती है, लोग नहीं होंगे, क्योंकि लोगों ने अपना सारा चीजें उठा के किसके नाम पे कर दी? कंपनी के नाम पे। फर्ज कर लें अगर मैं आपसे ये कहूं, आप किसी बेकरी पे गए, एबीसी बेकरी, ठीक है, वो ऐसा कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर उसने आपको कोई पेटीज बेचा है और उससे आपको वॉमिटिंग्स हो गई, बासी पेटीज था, नाम किसका खराब हो रहा है? बेचने वाले का, जो वहां पे स्टैंड कर रहा है उसका, या बेकरी का? बेकरी का। यानी कि ये लोग कितना भी बुरा कर लें, हमेशा बल्ली किस पे आती है? आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर। आ रही है बात समझ? तो एक कॉन्सेप्ट है वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं कि सर तमाम बल्लियां, तमाम फटीक्स उठा के किसके ऊपर आती हैं आपकी? एक आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर आ रही होती है। देख लें, कोई सवाल पूछना है इसमें? समझ आ गई बात? बहुत इंटरेस्टिंग सा है कंपनी, और ये पूरा का पूरा कंपनी लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। जी जी, मैं इंशाल्लाह इसकी पिक्चर आपको, ये पिक्चर्स कल वाली भी हैं लेकिन भेजनी कहाँ पर है? आप लोगों के ग्रुप पे जो वो बना हुआ है कैफ वाला? नहीं नहीं, इस पहले चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल है। डिटेल मतलब छोटे 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 इतने कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको ना पता हो और हम आगे बढ़ जाएं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कुछ भी। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। वो पहले चैप्टर के अंदर ही आप समझ लें आपकी कंपनी का कॉन्सेप्चुअल सारा फ्रेमवर्क बन के आपके पास आ जाएगा, फिर आप मजे से पढ़ सकते हैं। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है चैप्टर नंबर 1, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं बने हुए होंगे तब तक आपको चीजें हिलती रहेंगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हम टाइम लगा देते हैं ताकि हमें कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाए। जी आप यहां से बुक ले लीजिएगा, हमारी बुक अवेलेबल होगी यहां पर, ठीक है बेटा? व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह पिक आपको मिल जाएगी, ठीक है? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी कैप 7 की बुक अवेलेबल है यहाँ पे केएनएस में। कोई सवाल पूछना चाहते हैं बेटा? जी कोई सवाल पूछना है बेटा? चलो, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। बेटा सॉफ्ट में तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अपडेट होके अगर आ जाती है तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? चले बेटा, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।
हैं तकरीबन, इसमें है थ्योरी के हैं 3 से 4 तो हैं। दो दो तीन तीन पेज नहीं नहीं, थोड़े से बड़े। कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो मुश्किल है। अब जैसे फर्ज करो परपेचुअल सक्सेशन लिखा हो और परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर आपको कोई केस बना के दे दे, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि नेचुरल पर्सन तो मर जाता है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन नहीं मरता। सारी की सारी बुराई आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर आती है, लोगों के आने जाने से उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो सब तबाह है। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह आपसे शायद ईद के बाद या नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।